जिसके बाद दूर कहीं हम एक ईवल कल्टीवेटर को देखते हैं और इस ईवल कल्टीवेटर के सामने स्काईनेट ऑर्गेनाइजेशन का एक सिल्वर मास्क असैसिन भी खड़ा हुआ था, जिसका नाम मीटियोर है। मीटियोर को अपने सामने देखकर वो ईवल कल्टीवेटर मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे तो एक गोल्डन मास्क असैसिन भी नहीं हरा सकता, तो तुम कैसे हराओगे? जिस पर मीटियोर बिना कुछ बोले अपने शैडो डांसिंग टेक्निक को एक्टिवेट करके उस पर हमला करना शुरू कर देता है। यहाँ इन दोनों के दरमियान ये जबरदस्त फाइट चल ही रही थी, जबकि दूसरी तरफ हमें किन्यू की एज सेरेमनी दिखाई जाती है, जहाँ किंगजैंग अपने फादर से कह रहा था कि किन्यू का अभी तक कुछ पता नहीं चला, हम नहीं जानते किस वक्त वो कहाँ पर है। साथ ही साथ वो अपने फादर को ये भी बताता है कि नॉर्थ गार्डियन किंग शेंगुआन यहाँ पर आ चुके हैं। ये सुनकर किंग डाई फौरन नॉर्थ किंग से मुलाकात करने के लिए चले जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमें वही सिल्वर मास्क असैसिन दिखाया जाता है जो कि उसी ईवल कल्टीवेटर के साथ एक जबरदस्त फाइट कर रहा था। यहाँ उसकी ये पावर देखकर वो ईवल कल्टीवेटर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसे यकीन नहीं आता कि सच में ये कोई सिल्वर मास्क असैसिन ही है या फिर उससे ज्यादा हाई रैंक का असैसिन। लेकिन अब इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ईवल कल्टीवेटर अपनी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करके अभी मीटियोर को मारने की कोशिश करता है, जिसके दौरान मीटियोर का मास्क हट गया था और हम देख पाते हैं कि मीटियोर और कोई नहीं बल्कि किन्यू है, जिसने स्काईनेट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया था ताकि वो सारे बुरे लोगों को ढूंढ कर मार सके। यहाँ किन्यू अपनी उसी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसमें उसने अपने हिडन डैगर का इस्तेमाल करके उस ईवल कल्टीवेटर का गला काट दिया था, और ये सब वो इतनी सफाई के साथ करता है कि उस ईवल कल्टीवेटर को इसकी भनक भी नहीं लग पाती। अब यहाँ अपने टारगेट को मार देने के बाद किन्यू कहता है कि मैं ये सब करता हूँ ताकि मैं इस दुनिया से बुराई को मिटा सकूं, साथ ही साथ इससे मुझे अपनी प्रैक्टिस करने का मौका भी मिल जाता है। इसके बाद हम किंग डाई को देखते हैं जो कि नॉर्थ किंग शेंगुआन के साथ मीटिंग कर रहे थे। वो उसे अपना साथ देने के लिए कहते हैं ताकि वो चू डायनेस्टी पर कब्जा कर सके। किंग शेंगुआन भी इसके लिए एग्री हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि शाम हो गई थी, लेकिन किंग अभी भी अपनी एज सेरेमनी में नहीं आया था, जिसकी वजह से उसके भाई काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ भी कर पाते तभी अचानक किन्यू वहाँ एक हीरो के एंट्री के साथ पहुँच जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर पहले से मौजूद लोग खुशियाँ मनाना शुरू कर देते हैं। इसे सेरेमनी के बाद हम देखते हैं कि किन्यू अपने फादर से माफी मांग रहा था, क्योंकि आज के दिन उसे आने में काफी ज्यादा देर कर दी। लेकिन किंग डाई उसे कहते हैं कि इसकी अब कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम 18 साल के हो चुके हो, अब तुम जो भी करो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। साथ ही साथ वो किन्यू को अपने साथ एक सीक्रेट चैम्बर में भी ले जाते हैं, जहाँ वो किन्यू को कहते हैं कि अब वो वक्त आ चुका है जहाँ मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। वो किन्यू से कहते हैं कि मैं तुमसे मिलने के लिए मिस्टर क्लाउड विलन नहीं आ पाता था, क्योंकि मैं तुम्हारे भाइयों के साथ यहाँ पर चू डायनेस्टी को हराने का प्लान कर रहा था। चू डायनेस्टी से मैं बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, क्योंकि चू डायनेस्टी के किंग ज़ेंग ने हमें धोखा देकर हमारे यिन क्लैन को हरा दिया था। हम लोग तब से दर दर भटकते रहे और इसी वजह से हमने यिन क्लैन का नाम बदलकर किंग क्लैन रख लिया। साथ ही साथ वो किन्यू को ये भी बताते हैं कि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि चू डायनेस्टी ने हमले के दौरान उन्हें भी जिंदा जला दिया था। ये सुनकर तो किन्यू पूरी तरीके से टूट जाता है, क्योंकि बचपन से ही वो अपनी माँ के प्यार के लिए तरसता रहा था, और ये सब चू डायनेस्टी के किंग ज़ेंग की वजह से हुआ। अब ये सुनकर तो उसका खून खोलने लगा था, इसलिए वो गुस्से में आकर कहता है कि अब चाहे जो भी हो जाए मैं चू डायनेस्टी के किंग ज़ेंग को मार डालूंगा। लेकिन किंग डाई उसे मना करते हुए कहती है कि तुम अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो, हम खुद उससे संभाल लेंगे। तुम अभी तक इतने पावरफुल नहीं हुए कि तुम एक सेकंड स्टेज के कल्टीवेटर का मुकाबला कर सको। ये बात किन्यू को बहुत बुरी लगती है, लेकिन ये सब सच भी था, इसलिए वो वहाँ से बहुत ज्यादा निराश होकर चला जाता है। इसके बाद अपनी विला में परेशान होकर किन्यू यही सोच रहा था कि आखिर मैं अपने फादर की मदद कैसे करूँ, कि तभी अचानक वो आसमान में एक लाल टूटते हुए सितारे को देखता है। इस सितारे को देखने के लिए किन्यू फौरन से उस जगह पर पहुंच गया था, लेकिन साथ ही वो देखता है कि वहाँ पर एक लिजर्ड टाइप मॉन्स्टर भी उस मीटियोर की पीस को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इसलिए किन्यू अपने डैगर का इस्तेमाल करके उस लिजर्ड को जान से मार देता है ताकि वो उस मीटियोर की पीस को हासिल कर सके। यहाँ वो लाल मीटियोर का पीस किन्यू को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, जिसका शेप किसी आंसू की तरह था, और तभी अचानक वो बड़ी तेजी के साथ किन्यू के चेस्ट में एब्जॉर्ब हो जाता है, जो देखकर किन्यू को तो उसको कुछ समझ नहीं आता कि अभी यहाँ पर ये सब क्या हो गया। लेकिन जब वो रात के टाइम बैठकर कल्टीवेशन करता है तो वो महसूस करता है कि वो पहले से ज्यादा एनर्जी जमा कर पा रहा था। साथ ही साथ उसकी बॉडी पहले से ज्यादा अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर पा रही थी। बेशक इससे उसकी बॉडी ओवरलोड हो जाती है, लेकिन वो मीटियोर उसके सारे के सारे जख्मों को ठीक कर रहा था। ये बात किन्यू को बहुत ज्यादा खुश कर देती है। वो अब जानता था कि मैं खुद की कल्टीवेशन करके सेकंड स्टेज को अचीव कर सकता हूँ, जिस वजह से वो प्रैक्टिस के लिए सेबल के साथ पहाड़ों की तरफ चला जाता है। यह रास्ते में किन्यू सेबल के साथ इस सफर को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था कि तभी अचानक वही पुराना लीजर मॉन्स्टर इन दोनों पर दोबारा से हमला कर देता है। इस हमले के दौरान किन्यू खुद को बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बचाकर उस लीजर मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए आखिरकार उसे पहाड़ों से नीचे गिरा देता है। साथ ही साथ यहाँ पर इन पहाड़ों की टूटने की वजह से किन्यू को वहाँ पर एक बहुत बड़ा रेड स्टोन भी मिल जाता है, जो कि किन्यू को बहुत ही ज्यादा हैवी लग रहा था। ये रेड स्टोन इतना ज्यादा पावरफुल था कि सेबल उसे अपने पंजों की मदद से तोड़ भी नहीं पा रहा था, इसलिए किन्यू फैसला करता है कि हम इस रेड स्टोन को वापस किंगडम तक लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ हम चू डायनेस्टी को देखते हैं, जहाँ जासूसों ने किंग ज़ेंग को खबर भिजवा दी थी कि किंग डाई के पास 3000 सीक्रेट सोल्जर की एक आर्मी है। वो इनका इस्तेमाल करके चू डायनेस्टी पर हमला करने
करने के सोच रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लॉर्ड किंग शेंगुआन का भी लेटर आ जाता है जिसने किंग जैन को सब कुछ बता दिया था। कैसे किंग ने मुझे अपने साथ शामिल करने की कोशिश की और वो तुम पर हमला करने का प्लान कर रहा है। इस लेटर की वजह से हमें एक बात तो साफ हो जाती है कि लॉर्ड किंग शेंगुआन हमेशा से किंग जैन का साथ दे रहे थे। इसके बाद से शिफ्ट होकर किंग डायनेस्टी पर आ जाता है जहाँ महल में हम देखते हैं कि बहुत सारे वेपन रिफाइनर उसी रेड स्टोन को देख रहे थे। वेपन रिफाइनर का इरादा था कि वो इस रेड से वेपन बनाएंगे, लेकिन वो चाहे अपने किसी भी गैजेट का इस्तेमाल करते वो रेड स्टोन तो पिघलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए उनका लीडर किन्यू से कहते हैं कि ये एक रेड स्टोन है जिसकी वजह से हम इमोर्टल्स के लिए वेपन बना सकते हैं। लेकिन सच बताऊं तो मैं भी इस रेड स्टोन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, इसलिए तुम्हें इसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए किसी थर्ड स्टेज कल्टीवेटर के पास जाना होगा। जो सुनकर किन्यू को फौरन अपने अंकल फैंग म्यूजिक की याद आ गई थी। वो भी थर्ड स्टेज यानी इमोर्टल लेवल की कल्टीवेटर है जो कि इस पत्थर के बारे में सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। इसलिए वो किन्यू से कहती है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जिसके बाद वो किन्यू को अपने साथ लेकर उसी स्टोन के पास आ जाती है और वो स्टोन को अपने फर्नेस में डालते हुए किन्यू को बताती है कि ये एक बहुत ही ज्यादा कीमती स्टोन है, इससे मैं इमोर्टल स्टेज की वेपन क्रिएट कर सकता हूँ। लोगों को इसका एक छोटा सा पीस भी नहीं मिलता, लेकिन तुम्हें तो इतना ज्यादा मिल गया। क्या तुम मुझे इसका छोटा सा पीस दोगे? फिर भी तुम जो चाहो मैं तुम्हारे लिए वो करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर किन्यू बिना कुछ सोचे समझे फौरन से हाँ कर देता है। साथ ही किन्यू कहता है कि मेरे लिए स्टोन से एक छोटा सा डैगर और हैंड आर्मर बना देना, बाकी जो बचे उससे मेरे फादर और मेरे भाइयों के लिए वेपन्स क्रिएट कर देना। ये सुनकर अंकल यूजी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ हम जानते हैं कि किन्यू फर्स्ट स्टेज का कल्टीवेटर है जबकि अंकल यूजी थर्ड स्टेज की कल्टीवेटर, इसलिए वो उनसे थर्ड स्टेज की कल्टीवेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है जिस पर अंकल यूजी ने भी बताना शुरू कर दिया था। साथ ही हमें जानने को मिलता है कि अंकल फैंग यूजी तो थर्ड स्टेज की इनिशियल कल्टीवेशन लेवल पर है जबकि उन्हें अभी बहुत सारी कल्टीवेशन की जरूरत है। यहाँ पर ये सारी बातें सुन ही रहा था तभी अचानक वो अंकल यूजी से सवाल करता है कि क्या थर्ड स्टेज की कल्टीवेशन तक पहुँचने के लिए आपको कोई आसान रास्ता पता है? जिस पर अंकल यूजी कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, थर्ड स्टेज तक पहुँचने का बस एक ही रास्ता है, आपको बहुत सारी एनर्जी को अपने इंटरनल मेटीरियल्स में जमा करना होगा। लेकिन तुम तो एक एक्सटर्नल एनर्जी पार्टीशन हो, इसलिए तुम्हें तो और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। लेकिन साथ ही अंकल फैंग यूजी कहते हैं कि वैसे मैंने एक ऐसे कल्टीवेटर के बारे में सुना था जिसने थर्ड लेवल को अचीव किया था, वो भी कुछ सीक्रेट मेथड्स के जरिए से। उन स्पेशल मेथड्स को सीखने में इतना ज्यादा बेहतर हो चुका था कि उसने थर्ड स्टेज के बिल्कुल फाइनल लेवल को अचीव कर लिया था, वो भी बहुत ही ज्यादा कम वक्त में। लेकिन कुछ लोग इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने उस वॉरियर को रोकने की कोशिश की जिस पर उस वॉरियर ने भी सिर्फ अपने एक पावरफुल अटैक से उन हजारों सोल्जर को वहीं पर मार दिया था। ऐसे करने की वजह से उसकी इंटरनल स्पिरिट काफी ज्यादा वीक हो गई थी। साथ ही उसी वक्त उसके फाइनल स्टेज का एग्जाम भी शुरू हो गया था। यहाँ वीक होने की वजह से वो अपने एग्जाम को पास नहीं कर पाया, वो बेचारा मारा गया। पर मरने से पहले ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने सारे मेथड्स को 3 सीक्रेट डायग्राम में छुपा कर रख दिया था ताकि जो भी उस डायग्राम को ढूंढ कर समझ ले तो वो उसकी इमोर्टल पावर्स को हासिल कर सके। किन्यू डायग्राम्स के बारे में सुनकर उनमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया था, जबकि दूसरी तरफ अंकल यूजी लगातार उस स्टोन को रिफाइन कर रहे थे ताकि वो किंग डाई और उनके बेटों के लिए इससे वेपन बना सके। नेक्स्ट डे अंकल यूजी किंग डाई को लेटर भी भिजवा देते हैं जहाँ उन्होंने बताया था कि कैसे आपके बेटे किन्यू ने कीमती स्टोन ढूंढ निकाला है जिससे मैं इस्तेमाल करके आप लोगों के लिए वेपन बना रहा हूँ। ये वेपन जितना ज्यादा पावरफुल होगी कि आप इसे अपनी जंग में बहुत ही आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनकर तो किंग डाई बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। दूसरी तरफ किन्यू को हम देखते हैं जो कि लगातार बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने के बावजूद भी वो नोट करता है कि उसके अंदर जरा सा भी चेंज नहीं आ रहा, बल्कि उसका स्टेज बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। तो देखकर तो वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है कि तभी अचानक उसे अपने ग्रैंडपा की बात याद आती है कि अगर तुम्हें सेकंड स्टेज को अचीव करना है तो तुम्हें नेचर से खुद को कनेक्ट करना होगा। इस वजह से किन्यू वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है और काफी देर तक मेहनत करने के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि उसने खुद को नेचर से कनेक्ट कर ही लिया था, क्योंकि वो छोटी चीज को भी बहुत आसानी के साथ देख पा रहा था। साथ ही साथ वो बहुत ही कम से कम आवाज को भी सुन पा रहा था। सारी नई एबिलिटीज के अनलॉक होने की वजह से वो महसूस करता है कि वो सेकंड स्टेज की इनिशियल लेवल पर पहुंच चुका है, जो बात किन्यू को बहुत ज्यादा खुश कर देती है। क्योंकि किन्यू के फादर ने कहा था कि अगर तुम सेकंड स्टेज तक पहुंच जाओ तो तुम हमारे प्लान में शामिल हो सकते हो। यहाँ किन्यू ये बात भी अच्छे से जानता था कि ये सब उस मीटियोर की वजह से हो रहा है, वो उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। नेक्स्ट हम मास्टर यूजी को देखते हैं जिसने किंग डाई को 5 ऐसे सोड दे दिए थे जो कि उन्होंने उस रेड स्टोन से डिफाइन किए थे। ये सोड इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि इनके होते हुए किसी सेकंड स्टेज के कल्टीवेटर किसी थर्ड स्टेज की इनिशियल लेवल वाले कल्टीवेटर को बहुत ही आसानी के साथ हरा सकता है। ये जानकर तो किंग डाई काफी ज्यादा खुश हो गई थी और इसलिए वो मास्टर यूजी का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन मास्टर यूजी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी खास नहीं किया, बल्कि इसका सारा क्रेडिट तो आपके बेटे किन्यू को जाता है। लेकिन पता नहीं आखिर वो यहाँ पर मौजूद क्यों नहीं। जिस पर वहाँ
पर मौजूद एक सोल्जर बताता है कि किन्यू तो सुबह सुबह ही अपने रेड स्टोन से बने हुए वेपन्स को लेकर यहाँ से चला गया था और हम नहीं जानते कि वो कहाँ गया है। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होकर किन्यू पर आ जाता है जो कि स्काईनेट ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस आया हुआ था। वहाँ उसे गोल्डन मास्क असैसिन को मारने का टारगेट दिया जाता है क्योंकि अब गोल्डन मास्क असैसिन बुरा बन चुका था। यहाँ हम जानते हैं कि किन्यू खुद एक सिल्वर मास्क असैसिन है। गोल्डन मास्क असैसिन तो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन इसके बावजूद भी किन्यू इस मिशन को एक्सेप्ट करके गोल्डन मास्क असैसिन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम रात का एक सीन देखते हैं जहाँ मीटियोर ने उस गोल्डन मास्क असैसिन को ढूंढ लिया था। वो गोल्डन मास्क असैसिन वहाँ अपने विला में बैठकर एक कॉस्मिक डायग्राम को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक वो भी वहाँ पर मीटियोर की एनर्जी को महसूस कर लेता है जिस पर उसने अपने ब्रदर एंड सिस्टर को उसे मारने का हुक्म दे दिया था। यहाँ मीटियोर पहली दफा अपने रेड स्टोन से बनाए हुए ग्लव्स और डैगर को बाहर निकाल लेता है जिसकी पावर बहुत ज्यादा थी। गोल्डन मास्क असैसिन ये महसूस कर लेता है, इसलिए वो फौरन अपने ब्रदर एंड सिस्टर को पीछे हटने के लिए कहता है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग पीछे हट पाते तभी किन्यू अपने फास्ट मूव को एक्टिवेट करते हुए उन्हें जान से मार देता है। यहाँ ये देखकर उस गोल्डन मास्क असैसिन को तो काफी सारा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो अपनी फुल स्पीड को एक्टिवेट करते हुए मीटियोर पर हमला करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ मीटियोर भी उसके साथ फाइट करते हुए एक बात तो समझ गया था कि अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे इसकी स्पीड को मैच करना होगा, जिसके लिए वो अपने हाथों और पैरों पर बंधे हुए वजन को नीचे गिरा देता है। यहाँ वजन के रिमूव होने की वजह से मीटियोर की रफ्तार भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। वो उस गोल्डन मास्क असैसिन को बराबर की टक्कर दे रहा था, लेकिन तभी फाइट के दौरान वो गोल्डन मास्क असैसिन अपने एक स्पेशल मूव का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से आज तक उसका कोई भी एनिमी बच नहीं पाया। मीटियोर भी स्पेशल अटैक के बारे में बहुत पहले से जानता था, इसलिए वो बड़ी तेजी के साथ अपने हाथ को छुड़वाकर उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद उसने बहुत ही तेजी के साथ अपने रेड डैगर को थ्रो करते हुए उस गोल्डन मास्क असैसिन का गला काट दिया था। यहाँ उस गोल्डन मास्क असैसिन को मारने के बाद किन्यू वापस से स्काईनेट ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस आ जाता है जहाँ रिपोर्ट देने के बाद अब उसे नया असैसिन बना दिया जाता है क्योंकि उसे इस काम की वजह से प्रमोट कर दिया गया था। साथ ही साथ दूसरी तरफ जंगल में हम स्काईनेट ऑर्गेनाइजेशन के दो बड़े मास्टर्स को देखते हैं जिन्होंने ये खबर स्काईनेट ऑर्गेनाइजेशन के हेड तक भी पहुंचा दी थी। एक मीटियोर नाम के शख्स ने गोल्डन मास्क असैसिन को मार दिया है और यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि वो हेड और कोई नहीं बल्कि किन्यू का फादर था जो कि असल में चुपके से स्काईनेट ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा था ताकि वो अपनी किंग डायनेस्टी को बुरे लोगों से बचा सके। यहाँ ये खबर शू डायनेस्टी के ज़ैंग को भी मिल जाती है क्योंकि स्पाई गोल्डन असैसिन मारा जा चुका है। ये सुनकर तो ज़ैंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था, इसलिए वो अपने खास आदमी को बुलवाकर उसे कहता है कि तुमने मुझे लास्ट टाइम एक आदमी के बारे में बताया था जो कि मेरे पास मौजूद कॉस्मिक डायग्राम के बदले मुझे 17 पावरफुल मॉन्स्टर देने का वादा कर रहा है। जाओ और जाकर ये डील पूरी करो ताकि हम उन मॉन्स्टर की कालों की मदद से अपने लिए न्यू वेपन्स को तैयार कर सके। ये वेपन आने वाली जंग में हमारे लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किन्यू पर आ जाता है जिसमें गोल्डन मास्क असैसिन के साथ फाइट करने के दौरान काफी ज्यादा जख्म खाए हुए थे। वो खुद की कल्टीवेशन करते हुए सारे जख्मों को हील कर लेता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा हैरानी के साथ उसी कॉस्मिक डायग्राम को देख रहा था। वो इसे समझने की कोशिश करता है लेकिन वो जान पाता है कि ये इंटरनल एनर्जी पर तो बेस्ड नहीं है। आखिर ये है क्या और इसको मैं कैसे सीखूंगा, जिस पर सिबल उसे थोड़ा बहुत हिंट दे देता है। इस हिंट को मिलने के बाद हम देखते हैं कि किन्यू ने उसे अपने एक्सटर्नल एनर्जी के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। काफी देर तक उस डायग्राम की प्रैक्टिस करने के बाद आखिरकार वो उसके राज के बारे में समझ आता है, यानी कि वो अब उसे पूरी तरीके से पढ़ पा रहा था। इसके बाद सुबह के वक्त किन्यू उस जगह से वापस अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है, जबकि रास्ते में साथ ही साथ वो काफी ज्यादा खुश भी था क्योंकि आज के दिन वो अपने फादर को बताने वाला था कि वो सेकंड स्टेज में पहुंच चुका है। कि नीचे बादशाह काउंट में कुछ अलग ही चल रहा था क्योंकि ये फिल्म फाइट मास्टर के साथ उस डायग्राम की डील करने के लिए किंग डायनेस्टी के टेरिटरी में आ जाता है। हिंदुओं के हिसाब से डील काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर किन्यू के ग्रैंडफादर अपने दो साथी के साथ पहुंच जाते हैं। ये फिल्म से कहती है कि हमारी टेरिटरी में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये कहते साथी मास्टर लिया ने अपने साथियों को उन पर हमला करने का हुक्म दे दिया था। जो सुनते साथी वो दोनों साथी बड़ी तेजी के साथ जाकर सबसे पहले फ्लाइट मास्टर को जान से मार देते हैं। इसके बाद वो दोनों बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए यीफेन के साथियों को बहुत ही तेजी के साथ मार रहे थे और इससे पहले कि वो यीफेन को जान से मार पाते तभी अचानक वहाँ पर यीफेन का फादर आ जाता है, जिसने आते साथी अपने निडल डिग्री का इस्तेमाल करके लियन के एक वॉरियर को जान से मार दिया था। मास्टर लियन 160 साल बाद यीफेन को देखकर गुस्से में कहते हैं कि तुमसे मिले काफी ज्यादा वक्त हो गया, आज मैं तुमसे अपनी बेटी का बदला जरूर लूंगा। क्योंकि दोस्तों आज से 160 साल पहले यीफेन ने मास्टर लियन की बेटी को जान से मार दिया था। इसके बाद मास्टर लियन और यीफेन दोनों एक दूसरे के साथ एक जबरदस्त फाइट लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसमें ये दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हुए एक दूसरे को घायल कर रहे थे। यहाँ कुछ देर की फाइट के बाद यीफेन काफी बुरी तरीके से घायल हो गया था और वो खुद को इस तरह से घायल देकर कहता है कि बस बहुत हो गया, मुझे अपनी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करना ही होगा, जिसमें वो अपने 1000 विगर्स को एक साथ इस्तेमाल करके मास्टर लियन पर हमला कर देते हैं। मास्टर लियन उसे अटैक से टकराने से पहले ही यीफेन पर एक जोरदार स्प्लैश अटैक कर देता है।
इसे वो फौरन ही अपनी जगह पर मारा गया था। दूसरी तरफ वो सारे के सारे लीडर मार्शल लियन को भी जाकर टकरा जाते हैं। इस वक्त से किंग भी वही पास से गुजर रहा था जिसने अपने ग्रैंडफादर की एनर्जी वहाँ फाइट के दौरान महसूस कर ली थी, इसलिए वो बड़ी तेजी से उसी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन उसे अपने ग्रैंडफादर तक पहुँचने में काफी ज्यादा देर हो जाती है क्योंकि उसके पहुँचने से पहले उसके ग्रैंडफादर जान से मारे गए थे। वो अपने ग्रैंडफादर की डेड बॉडी अपने हाथों में देखकर दुख से टूट जाता है, लेकिन साथ ही साथ उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, इसलिए वो अपनी फुल स्पीड को एक्टिवेट करते हुए गुस्से में ये फिर उसके सारे साथियों को एक ही झटके में जान से मार देता है। इसके बाद किंग अपने ग्रैंडफादर की डेड बॉडी को उठाकर वापस अपने किंगडम लौट आता है। उसे अपने ग्रैंडफादर की यादें काफी ज्यादा सता रही थी, इसी गम के कारण वो पूरी तरीके से सदमे में चला जाता है क्योंकि वो अपने ग्रैंडफादर से बहुत ज्यादा प्यार करता था। अब कुछ समय बाद हम किंग को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडफादर को खोने की वजह से काफी ज्यादा दुखी था, लेकिन साथ ही साथ वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानता था कि मुझे आगे बढ़ते रहना होगा। ग्रैंडपा कभी भी मुझे इस तरीके से नहीं देखना चाहते थे, मुझे उनके लिए इमॉर्टल लेवल तक पहुंचना ही होगा। ये सब सोचकर किंग दोबारा से उसी कॉस्मिक डायग्राम को प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और काफी देर के प्रैक्टिस के बाद वो कहता है कि मैंने इसे अच्छी तरीके से समझ लिया, अब मुझे इसकी और जरूरत नहीं। इसलिए किंग उसे अपने किंगडम के टेंशनरी रूम में रखने के लिए चला जाता है, जहाँ से वापसी के वक्त अचानक ही उसे अपने पीछे एक बॉक्स चमकता हुआ दिखाई दिया था। ये उस बॉक्स को देखकर कहते हैं कि ये तो वही बॉक्स है जो मुझे ये फिल्म के पास से मिला था, इसलिए वो उसे जाकर ओपन करता है जिसके अंदर उसी तरह का एक कॉस्मिक डायग्राम पड़ा हुआ था। ये देखकर तो किंग बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो कहते हैं कि वाह, शायद आज तो मेरा लकी डे है क्योंकि मुझे सेकंड कॉस्मिक डायग्राम भी मिल गया। इस कॉस्मिक डायग्राम को बॉक्स से बाहर निकालने के बावजूद भी किंग को ऐसे महसूस होता है कि शायद उस बॉक्स के अंदर कुछ और भी है क्योंकि उसे अंदर से बहुत ज्यादा अजीब एनर्जी महसूस हो रही थी। इसकी वजह से किंग उस बॉक्स को और भी ज्यादा अच्छे से चेक करना शुरू कर देता है और थोड़ी देर की चेकिंग के बाद आखिरकार किंग को थर्ड डायग्राम भी मिल गई थी। ये देखकर तो किंग बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो कहता है कि मुझे तीनों कॉस्मिक डायग्राम मिल गए, इसका मतलब मैं उस सीक्रेट टेक्निक के बारे में जान पाऊंगा जिसकी मदद से मैं खुद को इमॉर्टल लेवल तक पहुंचा सकता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर किंग खुश होते हुए कहता है कि शायद मुझे इसके बारे में बाकी सबको भी बताना चाहिए और इसीलिए वो भागता भागता सीधा अपने फादर की तरफ आ रहा था। लेकिन वो जैसे ही वह सीक्रेट चैम्बर तक पहुँचता है वो देखता है कि वहाँ पर पहले से बहुत सारे लोग मौजूद थे, इसलिए वो इस सब के लिए कुछ नहीं बताता बल्कि खामोशी के साथ साइड पर खड़ा हो जाता है। इसके बाद किंग इन सब लोगों को बताता है कि मैंने सेकंड स्टेज को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, यानी कि मैं थर्ड लेवल के फर्स्ट स्टेज का एग्जाम देने वाला हूँ, जिसके लिए मुझे अपने किंगडम से दूर 4x9 रेवोल्यूशन एग्जाम के लिए जाना होगा जहाँ मुझ पर हेवन की तरफ से बिजली गिरेगी। ये प्रोसेस काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मुझे अपना सारा के सारा ज्ञान अपने एग्जाम को पास करने में लगाना होगा, जबकि मेरे पीठ पीछे मेरे बच्चे मेरे किंगडम की हिफाजत करेंगे। साथ ही मैं अपने साथ कुछ सिपाहियों को भी लेकर जाऊंगा जो कि इस एग्जाम के दौरान मेरी हिफाजत करेंगे, क्योंकि अगर किसी ने मुझे बीच में डिस्टर्ब कर दिया तो इससे मेरी जान जा सकती है। ये सुनकर तो किंग अपने फादर के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गया था, इसलिए वो अपने फादर से कहता है कि मैं भी आपके साथ आऊंगा, लेकिन उसका फादर साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अभी तक तो तुम सेकंड स्टेज तक भी नहीं पहुंचे, जबकि वहाँ पर मुझे रोकने के लिए चूल इंडस्ट्री के 2 थर्ड लेवल कल्टिवेटर्स आ सकते हैं, इनका मुकाबला करना तुम्हारे बस की बात नहीं। यहाँ अपने फादर की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि किंग ने अपने सेकंड स्टेज की एक टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। इससे यहाँ पर मौजूद इन सब लोगों को मालूम हो जाता है कि किंग ने अपने सेकंड स्टेज को अचीव कर लिया है, जो कि वाकई भी काफी ज्यादा बड़ी बात है क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल टेक्निक प्रैक्टिशनर ये इतनी आसानी से नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद भी किंग कहते हैं कि नहीं, मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम किसी भी हाल में मेरे साथ नहीं आ सकते क्योंकि मैं चाहकर भी अपने बेटे को ये मुश्किल में नहीं डाल सकता। मैंने ऑलरेडी अपने लिए एक बॉडीगार्ड का बंदोबस्त कर लिया है। यहाँ अपने फादर की ये सारी बातें सुनकर अब किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो इमोशनल होकर कहता है कि मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, हमेशा से बस खुद को ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि आप मुझे भी रिस्पेक्ट करें। मैं आपके साथ रहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन शायद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। और ये सब कहते हुए वो काफी ज्यादा निराश हो गया था। वो कहता है कि मुझे माफ कर देना, आइंदा मैं कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। वो कहने के बाद किंग वहाँ से नाराज होकर बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद हम देखते हैं कि उसने अपने सेकंड कॉस्मिक डायग्राम को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। इसको काफी ज्यादा देर तक प्रैक्टिस करने पर किंग को लगता है कि शायद फर्स्ट डायग्राम और सेकंड डायग्राम दोनों के स्टेप बिल्कुल सेम है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अजीब बात है क्योंकि इसका असर उसे दिखाई नहीं दे रहा था, जो बात किंग को भी काफी ज्यादा हैरान कर देती है। वो कहता है कि जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो कहता है कि अगर इन दोनों के स्टेप सेम है तो यकीनन टाइमिंग अलग अलग होगी, जिसकी वजह से किंग ने उन स्टेप्स को स्लो और फास्ट की कॉम्बिनेशन में करना शुरू कर दिया था। और यूं ही करते करते धीरे धीरे हम देखते हैं कि उसकी एनर्जी टर्न होकर गोल्डन हो जाती है। इसकी वजह से किंग काफी ज्यादा खुश हो गया था और साथ ही साथ हमें भी मालूम हो जाता है कि किंग ने अपने सेकंड डायग्राम को भी
समझ लिया। दूसरी तरफ हम जू डायनेस्टी में किंग जेंग को देखते हैं, जिसके पास उसके फादर का एक स्पाई आ गया था और वो उसे बताता है कि कैसे किंग डाई अपने एग्जाम के लिए जा रहा है। ये तुम्हारे पास एक बेहतरीन मौका है जिसमें तुम चाहो तो उसे मार सकते हो, क्योंकि 4x9 रेवोल्यूशन एग्जाम के दौरान वो काफी ज्यादा वीक पड़ जाएगा। किंग जेंग को ये प्लान काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए वो कहते हैं कि मैं अपने किंगडम से 2 3rd लेवल के वॉरियर्स को उसे मारने के लिए भेज दूंगा। साथ ही साथ वो कहता है कि वो दोनों इमोर्टल लेवल के वॉरियर काफी ज्यादा लालची है, आखिर मैं उन्हें बनाऊंगा कैसे। जिस पर वो स्पाई किंग जेंग को एक लेक्चर ऑफर करता है। वो उसे बताते हैं कि ये आपके फादर ने दिया था, वो कह रहे थे कि आप उनके साथ ट्रेड कर सकती है, बदले में वो आपकी मदद कर देंगे। किंग जेंग बिल्कुल ऐसे ही करता है, वो सीधा जाकर उन दोनों इमोर्टल सीड्स के कल्टीवेटर्स के पास चला गया था, जो कि पहले तो किंग जेंग की मदद करने से साफ साफ मना कर देते हैं। जैसे किंग जेंग उन्हें वो एलेक्सर ऑफर करता है, वो फौरन से हाँ कर देते हैं, जिसके बाद किंग जेंग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अपने 4 वॉरियर्स भी भेजूंगा, जो कि किंग डाई को मारने में तुम लोगों की मदद करेंगे। यहाँ पर इन लोगों का ये जबरदस्त प्लान बन चुका था। जबकि दूसरी तरफ हम किन्यू को देखते हैं, जो कि लगातार प्रैक्टिस करते हुए 3rd डायग्राम को भी एक्सेस कर लेता है। सारे डायग्राम्स को समझने के बाद किन्यू कहता है कि मैंने सारे के सारे डायग्राम समझ लिए, लेकिन शायद अब भी ये मेरे किसी काम के नहीं, क्योंकि मेरे फादर तो वैसे भी मुझे नकारा समझते हैं, उनके हिसाब से मैं किसी काम का नहीं। जबकि मैंने अपनी ये सारी पावर्स और ये सारी की सारी मेहनत सिर्फ उन्हें इम्प्रेस करने के लिए की थी। यहाँ पर किन्यू को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और इसलिए वो ये सारा के सारा गुस्सा मीटियोर बनकर अपने दुश्मनों पर निकाल रहा था, यानी कि वो अपने रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को यूं ही सफाई से मिटा रहा था। दूसरी तरफ स्काईनेट ऑर्गेनाइजेशन को मीटियोर के सारे स्किल्स के बारे में अच्छे से मालूम हो चुका था, इसलिए वहाँ की एक ऑफिसर मीटियोर से कहती है कि हमारे बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। सुनकर पहले तो मीटियोर को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मीटियोर उनसे मिलने के लिए नेक्स्ट डे पहुँच गया था। वो देखते हैं कि स्काईनेट ऑर्गेनाइजेशन को संभालने वाला तो हमारे ही किंगडम से बिलोंग करता है, साथ ही साथ उसे ये भी अच्छे से मालूम होता है कि ये तो मेरे फादर का एक वॉरियर है। किन्यू के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि तभी अचानक हम देखते हैं कि उस वॉरियर ने फौरन से किन्यू पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से किन्यू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। इसलिए वो भी बड़ी तेजी के साथ इस पर हमला करते हुए अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से उसने वो सारे अटैक्स ब्लॉक कर दिए थे। किन्यू उनसे सवाल करता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, जिस पर वो आदमी कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, तुमने उस टेस्ट को पास भी कर लिया है। ये कहते हुए वो आदमी किन्यू को चाय ऑफर करते हुए साथ ही साथ उससे कहता है कि हमारे बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं, असल में उन्हें एक जगह तक सेफली पहुंचना है, जिसके लिए उन्हें तुम्हारी मदद चाहिए। यहाँ पर किन्यू उनसे सवाल करता है कि तुम्हारे बॉस का नाम क्या है, जिस पर वो आदमी बताता है कि हमारे बॉस का नाम है मिस्टर यिंग। ये सुनकर तो किन्यू के हाथ कांपना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यिंग तो उनके पुराने क्लैन का नाम था। इस साथ किन्यू को इस बात का भी शक हो रहा था कि कहीं मिस्टर यिंग मेरा कोई जानने वाला तो नहीं, क्योंकि नेक्स्ट डे उससे मुलाकात के बाद किन्यू को मालूम हो ही जाता है कि मिस्टर यिंग और कोई नहीं बल्कि उसी के फादर है। साथ ही साथ यहाँ पर किन्यू को अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे कि स्काईनेट ऑर्गेनाइजेशन को उसी की फैमिली चला रही है, ताकि वो अपने किंगडम को सेफ रख सके। दूसरी तरफ हम किंग डाई को देखते हैं, जो कि मीटियोर का शुक्रिया अदा कर रहा था, क्योंकि उसने इतनी अर्जेंटली उनका टास्क एक्सेप्ट कर लिया। ये सुनकर मीटियोर कहता है कि नहीं नहीं, शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी यही तो मेरा काम है। ये सारी बातें होने के बाद किंग डाई कहता है कि चलो अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि इन लोगों को एग्जाम वाली जगह तक भी तो पहुँचना था। रास्ते में हम देखते हैं कि किन्यू को काफी ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि वो यही चाहता था कि वो अपने फादर की मदद करे, और वो आज ये कर भी रहा है। बेशक वो किन्यू बनकर ये नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने फादर की हिफाजत करेगा, ये बात सोचकर वो काफी ज्यादा खुश था। साथ ही साथ हम यहाँ पर सेबल को भी देखते हैं, जो कि चुपकर छुपाते इन लोगों के साथ जा रहा था। इसके बाद सफर के दौरान हम देखते हैं कि शाम होने वाली थी, इसलिए किंग डाई कहता है कि हमें यहीं पर विला में आज की रात गुजारनी होगी, क्योंकि रात को सफर करना बिल्कुल भी सेफ नहीं, इसीलिए ये सब रात गुजारने के लिए विला में लैंड कर लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम वुडी और वीजिंग को आते हुए देखते हैं, जो कि 3rd लेवल के कल्टीवेटर्स थे। आते हुए वुजिंग और वुडिंग बिल्कुल भी अकेले नहीं थे, बल्कि वो आते हुए अपने साथ 4 कल्टीवेटर्स को मिला रही थी, जो कि सेकंड स्टेज के बहुत ही ज्यादा खतरनाक वॉरियर है। दूसरी तरफ विला में रात को हम किन्यू को देखते हैं, जिसे नींद नहीं आ रही थी, और वो आसमान की तरफ देखते हुए अपनी किस्मत के बारे में सोच रहा था कि आखिर मेरी किस्मत कितनी ज्यादा अजीब है, क्योंकि अब मैं किन्यू बनकर पढ़ना चाहता था, वो मीटियोर बनकर पढ़ रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ उससे इस बात की उम्मीद थी कि किसी न किसी दिन वो अपने फादर को एग्री कर ही लेगा। किन्यू भी ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर किंग डाई भी आ जाता है, जो कि मीटियोर से कहता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर मीटियोर बताता है कि मैं तो बस आने वाले खतरों के बारे में सोच रहा था। ये सुनकर किंग डाई कहता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम वापस जा सकते हो, लेकिन मीटियोर साफ साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा, और वैसे भी मैं सिर्फ आपकी हिफाजत करना चाहता हूँ। तो सुनकर एक पल के लिए किंग डाई को लगता है कि शायद ये उसी का बेटा किन्यू है, क्योंकि वो हमेशा इसी तरह की बातें करता रहता था, क्योंकि वो अपने फादर के लिए बहुत ही ज्यादा पोसेसिव है। लेकिन जब वो ये बात युनजी को बताता है, तो युनजी उन्हें क्लियर करते हुए कहते हैं कि नहीं, मैंने आखिर में उसे
स्कैन किया था वो बिल्कुल भी किन्यू नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी है। ये सुनकर किंडल भी उसके बाद भाग गया था, जिसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ये लोग अपने आगे के सफर पर निकल चुके थे। इनके सफर के दौरान पानी से निकलने वाला एक मॉन्स्टर इन लोगों पर हमला भी कर देता है, जिसका मुकाबला मीटियोर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन किंडल उसे कहता है कि तुम्हें अपनी एनर्जी इस तरह से जाया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें आगे बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, और इसलिए वो अपने बाकियों के साथियों से उस मॉन्स्टर को मरवा देता है। जिसके बाद ये लोग अपने आगे के सफर में एक मैजिकल लावा गेट को पार करके अपने एग्जाम वाली जगह पर पहुंच ही जाते हैं, जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। यहाँ पर किंडाई यूजी से कहता है कि तुम्हें वो जगह तलाश करनी ही होगी जहाँ मैं अपने 4x9 रेवोल्यूशन एग्जाम को अच्छी तरीके से पास कर सकूं। यूजी किंडाई की ये सारी बातें सुनने के बाद उस जगह को अच्छी तरीके से स्कैन करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसे एक बेहतरीन जगह के बारे में मालूम हो चुका था। वो इन सब लोगों को अपने साथ लेकर उस गुफा तक पहुँच भी जाता है, जो कि वाकई में कल्टीवेशन करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन जगह थी। यहाँ पहुंचने के बाद मास्टर यूजी किंडाई के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वहाँ पर उन लोगों ने कुछ चट्टानों को तोड़कर 8 पिलर फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया था कि किंडाई उन्हें 8 पिलर्स के बीच में बैठकर इस एग्जाम को दे सके। साथ ही साथ ये 8 पिलर उन्हें बीच बीच में मदद भी करते रहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि किंडाई ने बिल्कुल ऐसा ही किया था। वो सेंटर वाली चट्टान पर जाकर बैठ जाते हैं और धीरे धीरे वो खुद की कल्टीवेशन करना शुरू कर देते हैं। कि दूसरी तरफ मास्टर यूजी अपने साथियों को समझा रहे थे कि दुश्मन यहाँ पर पहुँच नहीं होंगे, हमें कुछ भी करके किंडाई की हिफाजत करनी ही होगी, क्योंकि अगर एक बार उन्होंने ये एग्जाम शुरू कर दिया तो वो बीच में यहाँ से हिल नहीं पाएंगे। साथ ही साथ वो काफी ज्यादा वीक पड़ जाएंगे, इसलिए कोई भी एनिमी उन पर हमला कर सकता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद मास्टर यूजी सब लोगों पर एक स्पेशल तरह का टैग भी लगा देता है, ताकि कोई दुश्मन इन लोगों का रूप ना ले सके। हम देखते हैं कि यहाँ ये सब करने की वजह से इन लोगों की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी, और इसलिए मास्टर यूजी सब लोगों को अपनी अपनी जगह संभालने के लिए कहता है। सुनते ये सब लोग फौरन से अपनी अपनी जगह को संभालना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मीटियोर सोच रहा था कि मैं कुछ भी करके अपने फादर की हिफाजत करूंगा, कि मैं अपने फादर को साबित कर सकूं कि जितना वो कमजोर मुझे समझते हैं मैं उतना कमजोर बिल्कुल भी नहीं हूँ। किन्यो भी ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ का मौसम खराब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि टेस्ट का वक्त आ चुका था। और इस टेस्ट की शुरू होती है हम देखते हैं कि हेवन की तरफ से एक बिजली बड़ी तेजी से सीधा आकर किंडाई पर जाकर गिरती है। किंडाई उसे उस 8 पिलर फॉर्मेशन की वजह से बहुत ही आसानी के साथ बर्दाश्त कर लेते हैं, यानी कि उन्हें कुछ भी नहीं महसूस होता। दूसरी तरफ उस गुफा के बाहर हम वुडी और वूजिंग को भी देखते हैं, जो कि अपने मर्डरर के साथ वहाँ पर पहुँच गए थे, क्योंकि उन लोगों ने ये फर्स्ट लाइटिंग वहाँ पर गिरते हुए देख ली थी। साथ ही साथ वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि किंडाई ने अपने फर्स्ट लाइटिंग को तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन वो आने वाले बाकी के 3-4 लाइटिंग्स को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि साथ ही साथ वुडी अपने मर्डरर्स को बताते हैं कि जैसी सेकंड लाइटिंग गिरेगी हम फौरन से हमला कर देंगे, क्योंकि वही सबसे बेहतरीन मोमेंट होगा। लोग इस मौके के लिए खुद को पूरी तरीके से तैयार कर लेते हैं। तभी अचानक वहाँ पर सेकंड लाइटिंग का टाइम भी हो चुका था, और जैसी सेकंड लाइटिंग किंडाई पर गिरती है उन लोगों ने फौरन से हमला बोलना शुरू कर दिया था। मीटियोर तो ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ किंडाई तो उसे लाइटनिंग से सफर कर रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सब लोग बड़ी तेजी के साथ उस 8 पिलर फॉर्मेशन की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उन लोगों का यही प्लान था कि हम उस 8 पिलर फॉर्मेशन को तोड़ देंगे, कि किंडाई अपने टेस्ट को पास ना कर सके और ये लाइटनिंग उसे जान से मार डालेगी। लेकिन दूसरी तरफ यूजी ऐसा होने नहीं देने वाला था, इसलिए वो यहाँ पर 2 काम करता है। सबसे पहले तो उसने उस 8 पिलर फॉर्मेशन के आसपास शील्ड क्रिएट कर दी थी, ताकि कोई भी उसे तोड़ ना सके। साथ ही साथ उसने उन 4 असेसन्स को भी अपनी कमीशन में कैद कर दिया था, जिसकी वजह से वो असेसन अपनी जगह पर ही खड़े हो जाते हैं। उन्हें अपने आसपास की कुछ भी चीज दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वो तो अपने किसी और वर्ल्ड में ही खोए हुए थे, यानी कि अभी लोगों को उन 4 असेसन से तो कोई खतरा नहीं। हाँ, इन सब की वजह से तो वुडी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो सीधा आगे बढ़ते हुए मास्टर यूजी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मास्टर यूजी ने अपनी रेड सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए वुडी से टकरा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ मीटियोर को हम देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ मिलकर वूजिंग का मुकाबला कर रहा था। वहीं जबरदस्त फाइट के दौरान हम देखते हैं कि मीटियोर ने मौका पाकर उन 4 मर्डरर्स में से 3 को जान से मार डाला था, जो देखकर वूजिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो मीटियोर पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करने वाला था, जबकि दूसरी तरफ मीटियोर को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो इस लम्हे क्या करे, क्योंकि वो अपने रेड स्टोन से बने हुए वेपन्स का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। नहीं तो यहाँ पर मौजूद सब लोगों को मालूम हो जाएगा कि मीटियोर और कोई नहीं बल्कि किंडू है। अभी यहाँ पर इसी बात को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि किंडाई के 5 असेसन बड़ी तेजी के साथ आकर किंडू की जान बचा लेते हैं। वुडी और वूजिंग दोनों को मालूम हो चुका था कि ये सब लोग काफी ज्यादा पावरफुल है, और अब इन लोगों के पास ये रेड सोर्ड्स भी है, जो कि वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक है। जैसे सिर्फ हम दोनों मिलकर इन लोगों को नहीं हरा सकते, हमें और मदद की जरूरत पड़ेगी। अचानक वहाँ पर थर्ड लाइटिंग का टाइम हो चुका था। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी के 2 मर्डर्स भी अपने इल्यूजन से बाहर निकल आते हैं, और बाहर आने के बाद उन लोगों को मीटियोर पर
काफी ज्यादा गुस्सा रहा था क्योंकि मीटियोर ने उनके बाकी के 3 भाइयों को जो मार दिया था, इसलिए वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए मीटियोर पर हमला करना शुरू कर देते हैं। मीटियोर यहाँ पर इन लोगों के साथ बिजी हो चुका था, लेकिन अभी भी वो अपने रेड स्टोन से बने हुए वेपन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, नहीं तो उसकी सच्चाई बाहर आ जाती। इसीलिए वो अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके सिर्फ उन लोगों को डॉज कर रहा था। साथ ही साथ वो अपने डायग्राम का इस्तेमाल करते हुए उनमें से एक मर्डरर को जान से मार डालता है। ये सब तो चल ही रहा था कि तभी हेवन की तरफ से किंडाई पर थर्ड लाइटनिंग गिरना शुरू हो जाती है, जो कि इस बार बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। इसीलिए किंडाई को उसका मुकाबला करने में भी काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। किंडाई अपने सारे पावर्स को कंबाइन करते हुए उस लाइटनिंग का मुकाबला कर रहा था। दूसरी तरफ वुडी और वुजिंग जानते थे कि ये हमारे पास एक बेहतरीन मौका है, इसलिए वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक स्पिरिचुअल ड्रैगन समन कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग किंडाई तक जा पाते तभी वहाँ पर मास्टर योजी आ जाता है, जो कि अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन्हें वहीं पर रोक लेता है। दूसरी तरफ मैदान में हम किंडाई के असिस्टेंट को देखते हैं, जो कि चू डायनेस्टी के मर्डरर के साथ फाइट कर रहा था और वो उसे जान से मार भी देता है। लेकिन इसके दौरान वो भी काफी बुरी तरीके से घायल होता है, सीधा किंडाई के पास आ गिरा था। यहाँ किंडाई को अपने असिस्टेंट की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो फौरन से अपनी जगह छोड़कर अपने असिस्टेंट को देखने के लिए आ जाता है। लेकिन इस असिस्टेंट को कुछ भी नहीं हुआ था। असल में वो सिर्फ एक धोखेबाज था, जो कि अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए फौरन से किंडाई पर हमला कर देता है और उसने किंडाई को काफी बुरी तरीके से घायल भी कर दिया था। साथ ही साथ हमें जानने को मिलता है कि उसने जिस मर्डरर को मारने की कोशिश की थी वो भी अभी तक जिंदा है, यानी कि ये सभी लोगों की बस एक चाल थी। इन लोगों की चाल की वजह से हम देखते हैं कि किंडाई की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और तभी लास्ट लाइटनिंग का भी समय हो चुका था, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक लाइटनिंग थी। लाइटनिंग का हेवन की तरफ से आना शुरू कर देती है, जो कि एक ड्रैगन फॉर्म में आ रही थी। नीचे किंडाई अकेला उसके मुकाबला करने के लिए खड़ा हुआ था। हमारे यूजी भी अब कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वुडी ने उसे अपने ड्रैगन की मदद से जकड़ के रखा हुआ था। दूसरी तरफ मीटियोर भी उस मर्डरर के साथ फंसा हुआ था। मीटियोर देख रहा कि उसके फादर की जान खतरे में है, ये बात उसे काफी ज्यादा गुस्सा दिला देती है, जिसके बाद वो अपने फुल पावर्स को एक्टिवेट करते हुए बड़ी तेजी के साथ उस लास्ट मर्डरर को भी जान से मार डालता है। यहाँ ये करने की वजह से उसका मास्क तो नीचे गिर गया था, पर वहाँ चारों तरफ धुआं फैल जाता है, जिस मौके का फायदा उठाकर वो बड़ी तेजी के साथ मूव करते हुए किंडाई के उस लास्ट असिस्टेंट को भी जान से मार डालता है। और यहाँ इसी तरह की कोई उसे बिना मास्क का देख पाता, वो बड़ी तेजी के साथ वापस आकर अपना मास्क दोबारा से पहन लेता है। दूसरी तरफ रेड पिलर फॉर्मेशन में हम किंडाई को देखते हैं, जिसने अपने सारी पावर्स को कंबाइन करके एक गोल्डन ड्रैगन को सबक कर लिया था और वो इसी का इस्तेमाल करते हुए उस लाइटनिंग से टकरा जाता है। इस फाइनल टकराव की वजह से वहाँ आसमान में काफी ज्यादा हाई एनर्जी फैल गई थी और इस इफेक्ट की वजह से किंडाई काफी बुरी तरीके से घायल भी हो जाता है। साथ ही साथ उसके लिए खुशी वाली बात ये थी कि उसने अपनी 4x9 का एवोल्यूशन एग्जाम को पास कर लिया था। वो बस 3rd लेवल में पहुंच जाएगा, बस उसे खुद को हील करना है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि किंडाई ने अपनी जगह पर बैठकर खुद को हील करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ वुजिंग ये देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है बेशक तुम 3rd लेवल में पहुंचने वाले हो, लेकिन अभी के लिए तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब है, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि अभी मैं तुम्हें जान से मार डालूं। और ये कहते साथ ही वो फौरन से किंडाई पर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि उसका ये हमला किंडाई को टच भी कर पाता, तभी किंडाई के एक वॉरियर बड़ी तेजी के साथ सामने आकर अपनी 3rd लेयर शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वॉरियर ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस अटैक को ब्लॉक कर दिया था, ताकि वो किंडाई की जान बचा सके। दूसरी तरफ किंडाई की वॉरियर ये देखकर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए वुजिंग पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अपनी तरफ आता हुआ देखकर वुजिंग ने फौरन से अपने आइस क्रिस्टल की पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था और वो सबको फ्रीज करते हुए वहीं पर जान से मार डालता है। साथ ही साथ उससे आगे बढ़ते हुए उस लास्ट सोल्जर को भी फ्रीज करके जान से मार डाला था, जिसके बाद वो इन सब लोगों की रेड स्टोन से बने हुए वेपन्स को भी अपने पास रख लेता है। यहाँ बिन सोर्स की वजह से हम देखते हैं कि उसकी पावर्स पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से मीटियोर को काफी बुरी तरीके से पीट रहा था। मीटियोर की हालत वुजिंग के साथ फाइट के दौरान काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि वुजिंग उसी रेड सोर्ड का इस्तेमाल कर रहा था और इसी वजह से मीटियोर के मुंह से खून निकलता है। वुजिंग को जैसे मौका मिलता है वो फौरन से उस सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए किंडाई पर भी अटैक कर देता है। लेकिन अब किंडाई की हालत पहले से कुछ ठीक हो चुकी थी, इसलिए वो अपने सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। साथ ही साथ उसने भी वुजिंग के साथ फाइट करना शुरू कर दिया था। इस फाइट के दौरान वुजिंग की पावर अभी भी ज्यादा थी, क्योंकि किंडाई की हालत अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी, इसलिए उसकी आंखें धीरे धीरे करके बंद हो रही थी। किसी चीज का फायदा उठाते हुए वुजिंग उस पर बहुत सारे सोर्ड से एक साथ हमला कर देता है। ये देखकर किंडाई ने फौरन अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर ली थी। इसकी वजह से किंडाई तो अब सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वुजिंग उस पर अपना फाइनल अटैक कर देता है। इस अटैक को अपने फादर की तरफ बढ़ते हुए देखकर किंडाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो इन तीनों डायग्राम्स की पावर्स को एक साथ कंबाइन करते हुए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि उसकी रफ्तार और स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो बड़ी तेजी के साथ मूव करता हुए उस अटैक के सामने आ जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसने वो सारा के सारा अटैक खुद की बॉडी पर ले लिया था। किंडाई की हालत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद वो हार नहीं मानता। वो अपने रेड स्टोन से बने हुए वेपन्स को आखिरकार संभल कर ही लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किंडाई और वुजिंग दोनों ने एक दूसरे पर हमला करने के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था और यहाँ पर हम देखते हैं कि वुजिंग अपनी तलवार किंडाई के पेट में घुसा देता है। दूसरी
तरफ किनियो ने भी अपने रेस्टोरेंट से बने हुए वेपन को वुजिंग के आर पार कर दिया था, जिसकी वजह से वुजिंग की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन मिक्सर की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी और इसलिए वो किनियो की फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर किंडा अपने बेटे को ये जख्मी हालत में देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने बेटे को कैसे बचाए, जबकि दूसरी तरफ किनियो के चेहरे पर जरा सा भी इस बात का गम नहीं था कि वो यहाँ पर मरने वाला है, क्योंकि आखिरकार उसने वो कर दिखाया जिसकी वो हमेशा से सपने देखा करता था। उसने अपने फादर की जान बचा ली। दूसरी तरफ मास्टर यूजी को हम देखते हैं जो कि वुडी का मुकाबला कर रहा था, लेकिन वुडी अभी भी उस पर भारी पड़ रहा था क्योंकि उसके पास वो स्पिरिचुअल ड्रैगन था। लेकिन अब उसकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि सेबल वहाँ पर पहुँच चुका था और वो बड़ी तेजी के साथ आता है और सबसे पहले उस स्पिरिचुअल ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ वो और मास्टर यूजी दोनों ही अपने पार्ट्स का इस्तेमाल करते हुए वुडी को वहाँ से रिट्रीट करने पर मजबूर कर देते हैं। इसके बाद सेबल देखते हैं कि वहाँ का मौसम काफी ज्यादा खराब हो चुका था और जल्द ही वहाँ पर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी किंडाई और किनियो पर गिरने वाली है, जिसकी वजह से वो काफी तेजी के साथ मूव करते हुए किंडाई को वहाँ से दूर हटा देता है। साथ ही साथ वो खुद किनियो के ऊपर शील्ड की तरह खड़ा हो गया था ताकि वो उसकी हिफाजत कर सके। दूसरी तरफ हम किंडाई को देखते हैं जिसे मास्टर यूजी वहाँ से दूर लेकर जा रहे थे। वो अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। साथ ही साथ उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। वो गुस्से में कहते हैं कि अब चाहे जो भी हो जाए मैं चू डायनेस्टी को नर्क बना दूंगा, यानी कि उनके दिल में बदले की आग बढ़ चुकी थी। और यहाँ दूसरी तरफ हमें नहीं मालूम कि आखिर किनियो बेचारे का क्या होगा। और इसी के साथ हमारा ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है।